के जो है पावर सेक्टर्स के से रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी कि जैसे पावर सेक्टर की कुछ कंपनीज में अचानक हमने जो है एक मूव देखा। स्पेशली अगर मैं पाक जिन की बात करूं तो उसमें ऐसी क्या डेवलपमेंट जो है आई है। और जो है जैसे कि अगर मैं देखूं कि जब इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया था तब जो है वो 20-25 से जो है वो चलनी शुरू हुई थी और अभी जो है वो 85 तक का रेट हो गया है। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या मामला है, थोड़ा सा आप इस हवाले से हमें बताएं। पावर सेक्टर एक तो कुछ कंपनीज तो पहले ही चलना शुरू हो गए थे, जैसे हप्को को हम देख लें। उसकी श्योरिटी ऐसी थी कि डिविडेंड वो देगा आगे जाके। तो हमारी मार्केट आजकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हटके डिविडेंड यील्ड को ज्यादा देख लेती है, और जिस कंपनी के डिविडेंड की श्योरिटी नजर आ रही होती है तो उसको रिप्राइस कर देती है, रीरेट कर देती है। तो हमने आपको को देखा 6 महीने पहले ही वो 80-90 पे था, तो आज वो 140 पे भी गया। तो डिविडेंड का मामला है बस। और पावर सेक्टर के डिविडेंड काफी स्ट्रांग रहे पिछले 2-3 सालों में। और इन बाकी जो पावर सेक्टर की कंपनीज थी अदर देन हपको, निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर, लालपीर पावर, इन सब के डिविडेंड की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है पिछले 2 सालों में। तो इस साल का भी ऐसा नजर आ रहा है कि सर्कुलर डेट को कम करने पे काफी बड़ा जोर होगा गवर्नमेंट का, और आईएमएफ का भी ऑब्वियसली यही इंसिस्टेंस रहती है कि आप कम करें सर्कुलर डेट के पावर सेक्टर को। और पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट जहाँ कम होता है वहां इनके कैश फ्लो बेहतर होते हैं, और ये डिविडेंड बांट सकते हैं इन्वेस्टर को, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ की कोई स्टोरी तो होती नहीं है। तो इनका पॉइंट ही ये होता है नॉर्मल ऑपरेशल और मेंटेनेंस को हटा के ये डिविडेंड बांट दें अपने इन्वेस्टर्स को। सही। सर जैसे कि अभी बात की जैसे आईएमएफ ने के हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो उनकी शराइत है, गवर्नमेंट को उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट भी किया हुआ है सर्कुलर डेप्थ के हवाले से। तो मतलब जो है आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है बजट से पहले या फिर जो है बजट के बाद क्या एक्सपेक्टेड है कि ये जो है जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगी? और जो है इसको किन कंपनीज को जो है इसका बेनिफिशियरी रहेगा, हप्को को कितना रहेगा, बाकी और दीगर कंपनीज हैं जो पावर सेक्टर में हैं उनको कितना इससे जो है बेनिफिट्स उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगा? देखिए, पेमेंट्स तो हम ऐसे नहीं कह सकते, पेमेंट्स तो कंपनीज की ही थी, कोई गवर्नमेंट अपने पे आउट नहीं कर रहा। गवर्नमेंट के ही रिसीवेबल थे, और पेमेंट्स पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से देती रही है इन कंपनीज को। ऑब्वियसली इनके अपने रिसीवेबल थे, वो क्लियरेंस हो रही थी। और इस बार अभी कोई कंपनी का नाम नहीं आया डायरेक्ट, सिर्फ चाइनीज आईपीपीज की पेमेंट्स का नाम आया है। इनको 135 अरब मिलेंगे, उसका भी ब्रेकडाउन नहीं मौजूद। चाइनीज आईपीपीज में हबको काफी बेनिफिशियरी रहेगा, इसके 3 चाइनीज पावर प्लांट्स हैं, और बाकी भी अनलिस्टेड चाइनीज आईपीपीज हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा हाथ होगा। और बाकी भी आईपीपीज अपने रिसीवर्स में काफी इस साल पिछले 6 महीने में सर्कुलर की थोड़ी सी इंक्रीज ज्यादा बढ़ा रहा है, 300 अरब से 2.3 ट्रिलियन से उठ के 2.6 पे है। तो वहां पे उनकी भी क्लियरेंस की जरूरत रही है, इस बार रहेगी। तो आई थिंक ये सारे लाइमलाइट पे रहेंगे। अब जहाँ पेमेंट होगी वो ये लोग डिविडेंड बांट देंगे। यही हमेशा हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कैप्को है, निषाद चुनिया पावर है, एनपीएल है, इन सब में आप किसको सिलेक्ट करेंगे कि क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके एग्रीमेंट अभी खत्म होने वाले हैं, तो कितना डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं और कौन सी पावर जो है सेक्टर जो है वो बेहतर डिविडेंड दे सकता है? देखें, कैप्को का तो अग्रीमेंट खत्म हो गया था, 1 साल का एक्सटेंशन मिला था इसको, बल्कि 1 साल से ज्यादा का मिला था, 2023 में खत्म हो गया था। वो वापस ढूंढ रहा है। एक विंड पावर की भी इंफॉर्मेशन आई थी कि वो 50 मेगावाट का खरीदने जा रहा है। तो कैप्को का तो बेसिकली एक्सपायर हो चुका है। कैप्को की बुक पे कैश 50 रुपए के हिसाब का पड़ा हुआ है। अब वो पिछले 1 साल से वो कैश पड़ा हुआ है, वो उसका कैश का क्या करती है वो डिसाइडेड नहीं है। इन बाकी कंपनीज में हपको को हटा के, ऑब्वियसली हपको को तो सभी प्रेफर करते हैं, उसको हटा के निषाद पावर को ऑब्वियसली हम चुनते हैं। निषाद पावर ने 5.5 रुपए शायद 9 महीने में डिविडेंड दे दिया, और आखिरी क्वार्टर में भी ऐसा लग रहा है कि 2.5 रुपए दे देगा, तो 8 रुपए। और इस साल की एवरेज प्राइस आपकी निषाद पावर की 30 रुपए रही है शायद। तो 8 रुपए ओवर 30 रुपए आपकी अच्छी खासी यील्ड बन जाती है, काफी हाई यील्ड बन जाती है पूरे इंडेक्स में। सही। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताएं जैसे मुख्तलिफ एक्सपर्ट से हम बात करते रहते हैं तो जो है इस वक्त उनका भी यही कहना था कि मार्केट जो है 80,000 जो इंडेक्स है वो 80,000 तक जाएगा
और लाख भी जा सकता है। अगर अभी मार्केट में जो है करेक्शन आती है तो आपको क्या लगता है कि ये 73,000 तक जाएगा, और या फिर जो है क्या कहते हैं 78,000 तक जाएगा? क्या मामलात रहेंगे? ये बजट से पहले थोड़ा सा आप ये बताएं कि किस तरह से रहेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना आगे जाएगा, 78 तक जाएगा, और अगर करेक्शन आती है तो क्या 73 तक चला जाएगा? तो क्या मामलात रहेंगे? देखिए, मार्केट के तो ये शॉर्ट टर्म जिटर्स हैं। हमने पिछले एक साल में देखा है कि अप ही गई है, और मार्केट हमेशा लॉन्ग रन में अप ही जाती है। पॉइंट इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट का ये होना चाहिए। ये प्री बजट जिटर्स हैं, और ये ऐसे बजट के मेजर जा रहे हैं जो हमने पिछले 6 महीने में सुन ही रहे थे। पेट्रोल पे लंबा टैक्स लगेगा, तो लोगों ने इसको डिसाइड कर लिया था और उसी हिसाब से स्टॉक की खरीदारी और ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होगा बजट में। और जिस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट कट आता है, जिस पॉइंट में आपका सीमेंट, स्टील, केमिकल सेक्टर जो 2021 के लेवल पे थे वो वापस परफॉर्म करते हैं अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट्स पे, वहां पे आपका इंडेक्स भी काफी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा अगले 6-8 महीने में इवन। और लॉन्गर रन में तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने डेकेड लो वैल्यूएशंस पे है, 3.5-4 के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग पे है। तो वहां भी प्रॉब्लम नहीं है, और शॉर्ट रन में भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट रेट का कट बाकी है, और आईएमएफ के एक नए प्रोग्राम का इन होना बाकी है। तो ये 2-3 बड़े ट्रिगर होंगे। और ऑब्वियसली हमने ईएनपी सेक्टर की प्रॉपरली परफॉर्मेंस नहीं देखी। अगर वो भी अगर आती है उनके डिविडेंड पे आउट और काफी चीजों में, तो वहां से भी ईएनपी सेक्टर बड़ा रनर है, इंडेक्स का बड़ा वेट रखता है, तो वो भी काफी हेल्प करेगा। सही। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम बात करें उस हवाले से थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि जो है, जैसे कि हमने सुना है कि ओजीडीसी पीपीएल जो है न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ऑयल के जो है एक्सप्लोरेशन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई गई है। लेकिन जो है जो सर्कुलर डेप्थ का जो मसला है वो इतना मतलब इन्वेस्टर्स का इतना जो है इंटरेस्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, क्या वजह है? और जो है मतलब गवर्नमेंट को जो एक टाइम लाइन दिया हुआ है आईएमएफ की तरफ से कि 40 डेज में इन मामलात को हल किया जाए, तो और क्या इस मामले में हम देखेंगे? और दूसरा ये कि इसमें ओजीडीसी पीपीएल में काफी सेलिंग भी आ रही है, तो क्या कोई ऐसी कोई खतरे वाली न्यूज है? क्या मामलात है, थोड़ा सा आप ये बताएं हमें। नहीं, सेलिंग और खतरे वाली खबरें तो इनमें नहीं है, बल्कि पॉजिटिव ही रहेगा पूरा साल। हमने इनकी प्राइस परफॉर्मेंस में भी देखा। और आईएमएफ, इनका सबसे बड़ा मसला गैस के इस गर्दिशी कर्जा जिसे कहते हैं, हम्म। ये जो गैस बेचते हैं सुई नॉर्दर्न, सुई सर्दर्न को, इसकी पेमेंट, कैश में पेमेंट पूरी तरीके से नहीं मिलती। कभी आधी मिलती है, कभी पौने मिलती है। तो इस पे काफी जोर रहा है आईएमएफ का पिछले काफी सालों तक। ये जमा होता गया ये कर्जा, तो इसको क्लियर आउट करने का, एटलीस्ट पुराना क्लियर आउट नहीं हो तो फ्यूचर का बिल्डअप ना हो, आईएमएफ का इंसिस्टेंस यही है। तो यहाँ पे हम काफी पॉजिटिविटी देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि गैस की कीमतें तकरीबन 2.5 से 3 गुना बढ़ी हैं पिछले एक साल में। हम्म। कंज्यूमर्स की भी, फर्टिलाइजर की भी, पावर प्लांटों की भी, और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की भी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और ऑब्वियसली आईएमएफ की कोशिश के साथ काफी हेल्प हुई है इस सेक्टर की। और इसी पॉइंट को मैं कह रहा था कि यहाँ इस एंड पे डिविडेंड पे आउट शुरू ही नहीं हुए ईएनपी सेक्टर के। अगर वहां से डिविडेंड्स बढ़ते हैं ओजीडीसी पीपीएल के स्पेशली, तो वहां पे ईएनपी सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी। और सर्कुलर डेट पे मैं अगेन कहूंगा, आई थिंक काफी पॉजिटिव स्टेप हुए हैं पिछले एक साल में। इसकी अभी प्राइसिंग ऐसा लग नहीं रहा कि हुई है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर एसएनजीपी की मैं बात करूंगी कि उसको तो हमने परफॉर्म करते देखा है, लेकिन एसएसजीसी को बिल्कुल भी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, जबकि आईएमएफ की इंस्ट्रक्शन है कि इसके जो लाइन प्रोसेस वगैरह रिकवर किया जाए, और गैस प्राइसेस भी जो है वो बढ़ी हैं। तो इनका जो जो गैस प्राइसेस बढ़ी हैं उनसे इनके कैश फ्लो तो बढ़ा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कोई बेहतर मूवमेंट नजर आ सकती है? क्या मामलात हैं, क्यों जो है कोई जो है मतलब ऐसा हमें कोई एसएसजी से, अगर हम एसएनजीपी के हवाले से अगर हम कंपेयर करें तो एसएसजी में कोई खास मूवमेंट नजर नहीं आ रही। अच्छा, एसएसजीसी और एसएनजीपी का सबसे बड़ा फर्क ये है, एक तो एसएनजीपी वॉल्यूम भी ज्यादा सप्लाई करता हम्म। है। एसएनजीपी में फायदेमंद एसएसजीसी के ऊपर ये है कि एसएनजीपी के लॉसेस काफी कम है, बल्कि आधे हैं। 8%, 8.5% कुछ लॉस किया था एसएनजीपी ने 2023 में, जितना मुझे याद है। और एसएसजीसी का अगर आप लॉस सुने, गैस के लाइन लॉसेस की बात कर रहा हूँ, हम्म। 15% है। तो मतलब जो भी सेल करता है 100 रुपए की,
वो 15% उसको वैसे ही लूज आउट कर लेता है। तो उसके ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी 85% से शुरू होती है। तो ये पहली बात। तो और गवर्नमेंट का है अपने लॉसेस एक हद तक गवर्नमेंट कवर करती है, तो उसके ऊपर आई थिंक 11.5 से 12% कुछ अलाउड है। उसके ऊपर SSGC SNGP जो भी है वो खुद पे करेंगे अपने अकाउंट से। एक ये बात है। और SSGC के लॉसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये थोड़े से रूरल एरियाज को ज्यादा, कराची के आउटसाइड के एरियाज को भी ज्यादा केटर करती है, जैसे बलूचिस्तान के एरियाज हैं हम्म। और जैसे कोयटा है। वहाँ के लॉसेस हमने सुना है कि 40% है गैस के, क्योंकि वहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है। और गवर्नमेंट का भी ये है कि आप काट नहीं सकते उनकी लाइन गैस की, क्योंकि उनको यूज करना पड़ता है सर्दियों में गैस। तो लॉसेस वहाँ बेताशा करती है। लेकिन SSGC भी काम कर रही है। SSGC चाह रही है कि इसकी एक नई कंपनी का IPO आ जाए। SSGC LPG का, LPG की काफी डिमांड बढ़ी है, जैसे गैस की सेल कम होती है कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स LPG पे आते हैं। तो SSGC का वो भी एक नया वेंचर है। और SSGC 2-3 एयर मिक्स के प्लांट्स भी लगा रही है। तो वहां पे पॉजिटिविटी है। लेकिन SNGP इज एन ओवरऑल सुपीरियर कंपनी। बुक वैल्यू भी SNGP की आई थिंक नेगेटिव है। SSGC के नेगेटिव है, SNGP पॉजिटिव ही रहता है, प्रॉफिट में भी रहता है। और पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया था। तो परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी और पे आउट्स भी सही रहे हैं, तो इसलिए मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू करती है। सही। अच्छा सर, OGDC, PPL और मारी गैस, ये तीनों जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो तो इसके में जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो के पार्ट के हवाले से SNGP कितना बेनिफिशियरी होता है? और गैस प्राइस बढ़ते हैं तो क्या SNGP का कैश फ्लो बेहतर होता है? तो क्या इसके प्रॉफिट एंड मार्जिन भी इंक्रीज होते हैं? नहीं, SNGP SSGC का प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट ने वेटेड, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न से बनाया हुआ है। और जो भी इंटरेस्ट रेट होता है और जो भी उनके एसेट्स होते हैं SNGP SSGC के, वो ही रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स के हिसाब से उनको मिलता है। मेरा पॉइंट ये कि फिक्स होता है, कोई गैस प्राइस से ताल्लुक नहीं। गैस प्राइस से कैश फ्लो का ताल्लुक होगा। अगर कैश फ्लो सही है डिस्ट्रीब्यूटर के, तो वो प्रोड्यूसर को, अपने सप्लायर जो है गैस का, उसको अच्छी तरह पे ऑफ करेगी। तो गैस प्राइस इंक्रीज होना हम इसीलिए कहते हैं कि ENP कंपनी के लिए काफी फायदेमंद है। ऑब्वियसली लाइबिलिटी कम होती है SSGC SNGP की इनसे। और फ्यूचर में लाइबिलिटी कम हो तो आपकी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, लेट पेमेंट चार्जेस भी कम लगते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी कम लगती है। इस एंड में थोड़ा फायदा है। लेकिन ओवरऑल बेनिफिशियरी गैस प्राइस इंक्रीज का ENP सेक्टर है। सही। अच्छा सर, अगर आपको जो है चॉइस दी जाए कि दो सेक्टर्स हैं, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर और सीमेंट सेक्टर जो है, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर्स को किसमें इस टाइम पे, जो अभी ये टाइम चल रहा है, उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कौन से सेक्टर्स को जो है वो चूज करना चाहिए? आई थिंक इन्वेस्टमेंट के हवाले से शॉर्ट टर्म तो इतना कोई खास होता नहीं है, अगर आपको कुछ और ही पता हो। सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है इनिशियली। अगर आपने देखा होगा पिछले साल जब रैली जुलाई में शुरू हुई थी, उस टाइम काफी परफॉर्मेंस आई थी। तो AKD ने रिपोर्ट भी लिखी थी उस पर। हम्म। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की वजह से थोड़े से सीमेंट की वॉल्यूम्स इतने ऊपर नहीं आ पा रहे, फ्लैट ही आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में। 2019-2021 वाले सेल्स अगर सीमेंट की आने शुरू हो गई तो काफी बेहतरी रहेगी। लेकिन कुछ प्लेयर्स ने एक्सपेंशन कर लिए, अच्छे टाइम पे कर लिए, सस्ते दामों पे कर लिए। तो मेपल लीफ है, जैसे लकी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है। तो ये काफी फायदे में रह सकते हैं इन प्लेयर्स में। लेकिन पाइनियर सीमेंट का भी हमने देखा कि काफी रन अच्छा रहा है, वो भी लेवरेज्ड है काफी सारा, मतलब लोन उसने लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट कट पे वो भी फायदेमंद में रह सकता है। तो सीमेंट की अपनी कहानी है। इंटरेस्ट रेट जिस दिन कट हुआ, जिस दिन GDP ग्रोथ अच्छी खासी हुई, इकोनॉमिक स्टोरी वापस रिवाइवल पे आएगी, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी होगी। और गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट शुरू करेगा, तो सीमेंट की सेल भी ज्यादा होगी। तो उसकी स्टोरी अलग है। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा फिक्स है। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा इकोनॉमी से इतना रिलेटेड नहीं है। ऑयल की पैदावार, गैस की पैदावार जितनी होती है वो तो लेनी ही लेनी है रिफाइनरीज को, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे है। और ऑयल एंड गैस थोड़ा मेच्योर सेक्टर है, इतना सिक्लिकल नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट से उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, उसको साइकिल ऑफ द इकोनॉमी से इतना फर्क नहीं पड़ता। सही। सर, अब जैसे कि इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, अक्सर हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं कि इस वक्त जो है, जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, बजट में हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है में भी लगने वाले हैं। और जो है उसके बाद आपको क्या लगता है कि फौरन बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो इंटरेस्ट रेट का जो एक एक्सपेक्ट है हर किसी को कि शायद इस दफ़ा कम हो, और कुछ इस तरह की बात भी हुई है।
तो क्या लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है कुछ परसेंट कम होगा या फिर वैसे ही सस्टेन रहेगा? देखिए, मार्केट में चीजें ऐसी प्राइस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बैंक्स जो यील्ड्स दिखा रहे हैं, काइबोर भी आज तकरीबन 20 से 25 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ। कल जो ऑक्शन हुआ 60 बेसिस पॉइंट से डाउन हुआ 12 महीने का, और तीसरा कंसेक्यूटिव ऑक्शन है जिसमें यील्ड्स गिर रही हैं, 20% पे आ चुकी हैं। तो 20% पे आना यील्ड का मतलब ये तकरीबन 1% का इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन हो जाएगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये, लेकिन जिस पॉइंट पे मॉनेटरी पॉलिसी है उसी 3 दिन पहले ही बजट आ चुका होगा, और बजट में एक्सपेक्टेशन यही है काफी तरीके के टैक्सेस लगेंगे। तो एक एंड पे आप फिस्कल पॉलिसी के टैक्सेस ज्यादा लगा रहे हो, कंट्रैक्शन कर रहे हो फिस्कल पॉलिसी से, दूसरी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी को आप थोड़ा सा ढीला कर रहे हो, ईज ऑफ कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा पॉलिसी एक्शन अनगाइडेड लगता है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा स्टेटस को होगा। ये तो हमारी रिसर्च की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यील्ड्स जैसे दिखा रही हैं वो 1% का ऐसा फील हो रहा है कि डिक्लाइन होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त में जाके, सेकंड हाफ में जाके 400 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देख रहे हैं, 18% तक दिसंबर तक। सही। बहुत शुक्रिया सर। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से आपको जो है ज़रूर आपकी नॉलेज में और आपकी जो क्यूरीज थी उसको ज़रूर जो है आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिला होगा। इसी के साथ ही नाज़रीन, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।